Next heading is that is called ambidentate ligand. Ambidentate ligand. Our next heading is now ambidentate ligand. बताओ एमबी से क्या इंडिकेशन मिला? दो। देखिए एमबी ना दो का इंडिकेशन होता है। इसके बाद दो डोनर साइड होती है। लेकिन अब सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डोनर साइड दो होती है, द टू डोनर साइड्स बट एट अ टाइम यूजेस वन, बट एट अ टाइम यूजेस वन। ठीक है, सुन लीजिए इस बात की, एक बार में एक ही साइड यूज कर पाएगा, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकता। दोनों साइड दो है इसके पास। जैसे एक लिगेंड है हमारे पास सीएन नेगेटिव, ये चार्ज दिख रहा है ना आपको कार्बन के पास है, ये नाइट्रोजन के पास चला जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये दोनों साइड को यूज करने के लिए फ्री होता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो इसके अंदर ये खास बात है, रेजोनेंस प्ले कर रहा होता है, वो चार्ज कार्बन से नाइट्रोजन के पास चला जाता है, तो दोनों का इस्तेमाल कर लेता है ये, कार्बन को भी नाइट्रोजन को, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कर पाता। एनसीएस, देखिए इस टाइम चार्ज नाइट्रोजन के पास है, ये अपने आप सल्फर के पास चला जाता है रेजोनेंस होके। देखिए आप NO2, ये अभी एन का यूज कर रहा होता है, कभी ऑक्सीजन का यूज कर लेता है। देखो आप, ये कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो कि एम्बिडेंटेड है, ये दोनों साइड को यूज करने के लिए फ्री है, लेकिन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, एक बार में एक ही इस्तेमाल करेंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट, इसलिए ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, हेंस दीज आर मोनोडेंटेड। तो कंफ्यूज ना हो कि ये बाइडेंटेड में क्यों नहीं है, हेंस दीज आर मोनोडेंटेड। ये इनके अंदर बड़ी खास बात है। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया? ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करें। हाँ, रेजोनेंस की वजह से ये अपने चार्ज की पोजीशन बदलते रहते हैं, इसलिए ये इस तरह से काम करे। बोलो फाइनल हुआ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है ये, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। थोड़ा स्टार्टिंग का ना छोटी का डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट ये, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एम्बीडेंटेड लिगेंड, एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, दो डोनर साइड है, लेकिन दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा, एक बार में एक ही साइड यूज होगी। चलिए बच्चे, क्लियर हो गया सबको, उम्मीद है। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब एक ऐसी क्लासिफिकेशन और है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी और आती है, तब करते हैं इसको, उसे कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। नेक्स्ट कैटेगरी है इसके बाद हमारी, उसका नाम होता है चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग, करें स्टार्ट। नेक्स्ट इज चिलेटिंग लिगेंड्स, CHELATING, इसको हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। देखो अगर आपको एक वर्ड पता हो केमिस्ट्री में, चिलेशन, चिलेशन को हम बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। देखो रिंग बनने को ना, रिंग अगर कहीं पे रिंग बन गया, चक्र बन गया, तो उसको हम कहते हैं चिलेशन हो गया, चिलेशन। अब ध्यान देना, कुछ लिगेंड ऐसे जो चिलेशन करते हैं, चिलेशन। या छोटा एग्जांपल, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeDTA 1 नेगेटिव, लाइक दिस। देखो यहाँ पे Fe पीछे बैठा हुआ है, पता क्या होता है? देखो इस लिगेंड में क्या स्पेशल है, देखो इसकी क्या खास बात है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसे ये बनाया था मैंने EDTA। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करेगा, अपनी सब डोनर साइड्स का यूज करेगा। देखो स्टूडेंट्स, देखो सारे डोनर साइड यूज कर रहा है इस तरह से। आपने देखा है डोनर साइड यूज करके क्या कर रहा है, लिगेंड रिंग बना रहा है। इवन इसने एक क्या पता नहीं कितने सारे रिंग बना दिए। अब ये रिंग से भी क्वेश्चन आ चुका है नीट वगैरह के अंदर, जेई मेंस में आया हुआ है। देखो कितने सारे रिंग बना दिए। खैर एनी हाउ, जो इसने रिंग बनाया ना, ये जो रिंग बन रहे हैं, इस रिंग बनने को हम चिलेशन कहते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, इस रिंग बनने को चिलेशन कहते हैं। इस टाइम यहाँ चिलेशन हो चुकी है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे चिलेशन हो चुका है।
इज इट क्लियर यू? इसे कहते हैं हम लोग चिलेशन। और ऐसे लाइगेंड को क्या कहते हैं? चिलेटिंग लाइगेंड। ये लाइगेंड सिस्टम कौन है? चिलेटिंग लाइगेंड है, क्योंकि रिंग बना रहा है। आ रही है बात समझ? चिलेटिंग लाइगेंड कहा जाता है इसको। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ईएन, ये भी चिलेटिंग लाइगेंड है। ट्राई ईएन, ये भी चिलेटिंग लाइगेंड है। ट्राई ईएन, ये भी चिलेटिंग लाइगेंड है। ऑक्सलेट, ये भी चिलेटिंग लाइगेंड है। ईडीटीए, ये भी चिलेटिंग लाइगेंड है। पता है इन सब में क्या स्पेशल बात है? इन सब के पास ना रिंग तो बना ही रहे हैं, इनके पास डोनर साइट्स एक से ज्यादा है। डोनर साइट्स एक से ज्यादा, ये दोनों साइड का ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों साइड से पकड़ लिया, रिंग अपने आप बन गए। ये सबसे खास बात है, ये जो लाइगेंड्स है ना, इनकी डेंटिसिटी क्या कहना चाहिए? मोर देन वन है। देखो ये इनके अंदर स्पेशल बात है। इसलिए दोनों का यूज करके क्या करते हैं ये लोग? ये लाइगेंड रिंग बना लेते हैं। बोलो अंडरस्टैंडिंग बनी? इनकी डेंटिसिटी मोर देन वन है। आप किस तरह के एमसीक्यूज ही बनेंगे? आपको चार एग्जांपल देके पूछा, ढूंढो कौन इनमें चिलेटिंग लाइगेंड है, कौन चिलेटिंग लाइगेंड नहीं है। तो थोड़ी सी क्लैरिटी हो चिलेशन का मतलब क्या, एकदम पता लग जाता है। अभी रुकेगा एक मिनट प्लीज, एक बात मैं आपको और सिखा दूं, एक बहुत काम की बात है। क्या पता है इस बार कंपटीशन में आपको मिले। अब मेटल या सेंट्रल मेटल एटम प्रेफर्स, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, चिलेशन। देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या चाहती है? कि मेरा चिलेशन हो जाए। इट प्रेफर्स चिलेशन, इट लाइक्स चिलेशन। एक सेंट्रल मेटल एटम चिलेशन चाहती है। देखो ये भी बड़ी अजीब बात है कि वो रिंग बनाना चाहती है, कि रिंग बन जाए। देखो पहले मैं इसको एग्जांपल से प्रूव करूंगा। जैसे एनसीईआरटी में एक जगह एक केस डिस्कस कर रखा है। देखो एक एनसीईआरटी की बात बता रहा हूँ, एग्जैक्टली बुक में आइए, आपको मिलेगा, बिल्कुल यही केस मिल जाएगा। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, निकल का कॉम्प्लेक्स है, वाटर यहाँ पे लाइगेंड है। इसकी रिएक्शन आप ईएन के साथ कराइए। ईएन, ईएन कौन है? इथाइलियन डायमाइन बाइडेंटेड लाइगेंड है, चिलेटिंग लाइगेंड है। क्या होता है देखो ना, ध्यान दो। ये निकल क्या करता है? वाटर का साथ छोड़ देता है, ईएन से बॉन्डिंग कर लेता है। ईएन से बॉन्डिंग कर लेता है, कोई रीजन दूंगा मैं आप। इसने ईएन से बॉन्डिंग कर ली, देखो वाटर को बाहर निकाल दिया। देखो जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा ना, ये इसका प्रूफ है कि निकल ने क्या करा, एक सिंपल लाइगेंड छोड़ दिया, जैसे चिलेटिंग लाइगेंड आया उससे बॉन्डिंग कर ली। तो क्वेश्चन है क्यों, क्या फायदा क्या हुआ? अगर आप सब ध्यान दें, देखो उसका फायदा देखते हैं क्या हुआ। देखो पता लगाते हैं इससे क्या बेनिफिट मिला ऐसा करने से। आ रही मेरी बात सबको समझ? देखो एक सेंट्रल मेटल एटम चिलेशन चाहती है, इसको चिलेशन करना अच्छा लगता है, वो चाह रही कि मेरा रिंग बन जाए। देखो ये इसका सबूत है, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली इक्वेशन दे रखी है। हो सकता है कंपटीशन में वो क्या करेंगे, वो इसका फिल इन द ब्लैंक्स बना दे, पूछ लें यहाँ पे क्या बनेगा। ये भी पूछ सकते हैं कि इसका रीजन दो। अब इसका रीजन सुनो क्या है। आप पहले एक काम करो, इधर को देखो, इधर वाली साइड देखो। ये बताओ यहाँ पे कितने मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने स्पीशी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो ये है और तीन ही है, कितने हो गए? चार। और अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? सात। देखो ध्यान से, अब जहां पहले स्पीशी चार थे ना, अब 7 हो चुके हैं, 4 से 7 हो गए। जब इस तरह के स्पीशीज बढ़ते हैं ना, तो एंट्रोपी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एंट्रोपी। देखो ध्यान देना, इसे कहते हैं एंट्रोपी बढ़ाना। और केमिस्ट्री में ना एक सिस्टम अपनी एंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है, उसकी टेंडेंसी होती है एंट्रोपी बढ़ाना, डिसऑर्डरनेस। दोबारा देखो जरा, दोबारा ध्यान दो। देखो देखिए इस टाइम यहां पर एक और तीन चार मोलिक्यूल है, बोलो है ना? अच्छा, और यहां पे कितने हो गए? 7। भाई नंबर ऑफ स्पीशी बढ़ गए, सबको दिख रहा है। तो पता है क्या होता है, ये ना सिस्टम की नेचर होती है, अपने अंदर मैं डिसऑर्डरनेस बढ़ाऊं, रेंडमनेस बढ़ाऊं। जहां पहले 4 मोलिक्यूल थे अब 7 हो गए। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बढ़ाना सिस्टम की नेचर होती है। जैसे आपने अभी देखा, देखो देखो मैं कुछ ऐसे कॉमन से एग्जांपल देता हूं। पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस, मान लो किसी पॉलिटिशियन की स्पीच हो रही है। ऐसे एग्जांपल ले लो, किसी पॉलिटिशियन को सहारनपुर आना है, उसकी स्पीच हो रही है। बताओ पॉलिटिशियन क्या चाहेंगे? इनके प्रोग्राम के अंदर भीड़ हो मैक्सिमम, चाहे वो सुने ना उनकी बात, भीड़ होनी चाहिए। इतनी भीड़ हो जाए कि पूरा शहरी शहरी जाम हो गया। इससे उनको ना फेम मिलता है कि कल वो पर्सन आया था, कल तो भाई बहुत बुरा हाल था, जाम ही जाम लगे हुए थे। तो ऑटोमेटिकली फेम मिलता है। वो चाहते हैं अच्छा हमारी कोई बात ना सुने, लेकिन रैंडमनेस बढ़े। अगर भीड़ नहीं होगी ना, तो उनका प्रोग्राम फ्लॉप माना जाएगा कि यार कोई सुन ही नहीं रहा था उनकी बात, लोग भी नहीं पहुंचे। तो एक नेचर होती है एंट्रोपी को बढ़ाना। ये थर्मोडायनेमिक्स से क्लास 11th वाला पार्ट, वहां से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई मुझसे बोले कि सेंट्रल मेटल एटम
प्रेफर चिलेशन वाई, तो सीधा सा आंसर है टू इंक्रीज, क्या कहेंगे, एंट्रोपी। एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए करती है ऐसा। बताओ क्लियर हुआ? तो कितनी काम की बात है। बहुत सारे बच्चों को चिलेशन भी नहीं पता होगा, आप चिलेशन भी सीखो। चिलेशन कहाँ होता है, ये बात देखो कितनी इंपॉर्टेंट लिखवाई मैंने। चिलेशन करने का फायदा क्या होता है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आप कॉपी करो, को मना नहीं कर रहा, ये जरूरी नहीं होता। एंट्रोपी का एनर्जी से कोई रिलेशनशिप नहीं। सुन लो, एक मिनट रुक जाओ प्लीज सब लोग। एंट्रोपी का एनर्जी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, एनर्जी अलग चीज है। नोट मत करो अभी, रुक जाओ, देखो थोड़ा एंट्रोपी को ना रियलाइज करो आप। एक मिनट, आप एक डॉक्टर है, ऑब्वियसली बन ही जाएंगे फ्यूचर में। अब आप ना क्या करेंगे, अपने अपने अटेंडेंट से पूछो कि कितने पेशेंट्स बैठे हुए हैं। मान लो सकता है 4 ही पेशेंट बैठे हैं, तो आप देखने के लिए आए नहीं। ये भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए। अगर पूरा क्लिनिक भर जाए, लोग बाहर तक खड़े हैं, तो डॉक्टर साहब आए, एक अलग ही उसका लगता है यार, पता नहीं कितना अच्छा डॉक्टर होगा। भीड़ जुटाने की कोशिश करते हैं ना, तो इस तरह कॉन्सेप्ट होता है ये। इसका कोई एनर्जी से रिलेशनशिप नहीं है। ये तो एक नेचर है कि ज्यादा क्राउड होना चाहिए। क्राउड से भी उसको एक एक तरह का सेटिस्फेक्शन फील होता है। ये ना, आपको एंट्रोपी टॉपिक फिर देखना पड़ सकता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। नोट कर लो उसको प्लीज। ये चीजें देखो, भी थर्मो में जाना पड़ेगा ना, थर्मो से रियलाइजेशन होता है। मैंने कहा ना, आप लोग हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स थोड़ा कम होती है, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तो सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी होती है, उसको चिलेशन करना अच्छा लगता है। चिलेशन मींस रिंग फॉर्मेशन, और रिंग फॉर्म करके उसको बहुत बहुत फायदा होता है। उसको रिंग फॉर्म करके बहुत बेनिफिट मिलता है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड चिलेशन। बच्चे एग्री हो गए? सोचिए इस बात को। इसका कोई स्टेबिलिटी से लिंक नहीं होता, कोई एनर्जी का लॉस वगैरह कुछ नहीं। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और होपफुली क्वेश्चन आए यहां से, उम्मीद है पूरी पूरी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको ठीक से करें, समझें। तो चिलेशन का लिंक थर्मोडायनेमिक्स से, एंट्रोपी बढ़ाना अच्छा लगता है सिस्टम को ना, उसकी प्रेफरेंस होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, सिस्टम अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। चलिए सब एग्री हो गए, बात है नहीं स्टूडेंट्स। तो सेंट्रल मेटल एटम प्रेफर्स चिलेशन। सेंट्रल मेटल एटम चाहती है कि उसका चिलेशन हो, जिससे कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़े। और ये नीचे की रिएक्शन एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मिलने के पूरे पूरे चांसेस। और चिलेशन क्या होता है, चिलेटिंग लैगेंड्स क्या होते हैं, आपको सब बातें मैंने बता दी। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। थोड़े बेसिक्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ऐसे हमने एडीटी के कुछ यूजेस सीख लिए, तो बार बार रिवाइज कर लिए। निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स है, इतना इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, इसका रिवीजन जरूरत है आपको बार बार देखने की। चलिए बच्चे, हो गया? नोट कर लिया सब लोगों ने? और अपना घर पे फिजिकल का रिवीजन देखो, इनऑर्डर भी खत्म होने वाली, फिजिकल भी हो गई, दोनों का रिवीजन करना शुरू करो आप। डाउट्स लेकर आओ, आधा घंटा 1 घंटा क्लास डाउट्स के लिए कर लेते हैं। और जिन बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एटलीस्ट पीवाईक्यूज तो कर लो। जो लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन हैं उन्हीं को देख लो। चलिए बच्चे, हो गया होपफुली? नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता? चलिए आगे चलते हैं इसके बाद में। अब कर दो उसके बाद, बता दें। देखो नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद, उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक। देखो यहां से क्वेश्चन आया था नीट में इसका, एंड हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक एंड हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो दो बड़ी कॉमन सी टर्म्स है, रेस्ट ऑफ अटेंशन पे करना। बताओ होमो से क्या पता लगा? सेम, एक जैसा, ध्यान देना देखो। और हेट्रो से क्या लगा? डिफरेंट।
अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए, यहाँ एक जैसे होने का इंडिकेशन या डिफरेंट होने का इंडिकेशन। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसके सब लाइगेंड एक जैसे हैं, जैसे K4FeCN6। इसके सबके सब लाइगेंड कौन है? साइनाइड है। सब लाइगेंड एक जैसे। क्लियर? भी नोट मत करना। NiH2 होल 6 2 फॉस्फेट। देखो इस कॉम्प्लेक्स में क्या स्पेशल है, इसके भी सब लाइगेंड एक जैसे हैं, सारे के सारे वाटर। बोलो ऐसे कॉम्प्लेक्स से लेते हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे ना, इनमें सब लाइगेंड एक जैसे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो का मतलब सेम, सब लाइगेंड सेम है। हिट्रो में क्या होता है? मिक्स होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स ही है, देखो एक कॉम्प्लेक्स ही है। अब इस कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड्स अलग अलग है, अमोनिया भी है, क्लोराइड भी है। बोलो आ रहा है सबको समझ? मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स इस तरह से, सपोज करो एक केस ले लेते हैं, लाइक बस फॉर्मेट हल्का चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। एक हमने कॉम्प्लेक्स ऐसे ले लिया, बड़ा सिमिलर ये एग्जांपल है। चलो हाँ डिफरेंट कर लेते हैं, ये लो एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास इस तरह से आ गया। अब देखो इसमें डिफरेंट लाइगेंड्स प्रेजेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? हिट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक में सेम, हिट्रोमिस डिफरेंट। बड़ी कॉमन सी बात। होमो समानता का इंडिकेशन, हिट्रोमिस समानता नहीं है, वहां पे वो विश वाली बात आती है, तो उससे इंडिकेशन मिल जाता है। नोट कर लो इसको आप।
क्लियर सो फार? नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन नंबर. बातें नहीं प्लीज. अगला आर्टिकल है ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं. स्टूडेंट्स बोलो मत. देखो हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना सेंट्रल मेटल का कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होता है. देखो जैसे हमारे पास से कंपाउंड ये है, तो इस सेंट्रल मेटल का कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा. इसको ऑक्सीजन संख्या बोला जाता है. मैं पूरा डॉक्सी एक्शन में करा के आ चुका हूँ. आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज थी? चार्ज. इसको हिंदी में आवेश कहते हैं, और कुछ भी नहीं. इस सेंट्रल मेटल पे कोई ना कोई चार्ज होगा. देखो आपको उस टाइम निकालना भी सिखाया गया था. जैसे आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान लें, पोटेशियम का कितना होता है? +1. साइनाइड कितना होता है? -1. सबका सम कितना होता है? 0. सॉल्व करने से कितना आ गया? +2. हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर. बोलो बच्चे एग्री हो गए? तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर. दैट शुड बी क्लियर. अब ऐसा ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस के आप निकाल के दिखा दीजिए मुझे. जैसे ये तो आपको आता भी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. लो आप नोट कर लो. एक एग्जांपल तो लिख लो, इसके बाद मुझे आप यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ. देखो बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आगे चैप्टर हमारा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा. इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा. बातें नहीं. जिनको मैंने अंडरलाइन किया इनको जरा करने की कोशिश करिए सब लोग. एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए. जरा करिए कोशिश प्लीज. पहले वो एग्जांपल नोट करना, नोट कर लो. और फिर तीनों केस में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ. बोलिए भाई, ट्राई करिए. तीनों केस में एक्सेस जूम करिए, करिए सब लोग ट्राई. अपने आप करिए, देखिए होने से बिना ऑक्सीडेशन नंबर आगे चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है, कीजिए कीजिए बॉयस, जल्दी से निकालिए. बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता हो तो आप बड़े आराम से सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं. इसमें आयरन का कैलकुलेट कीजिए, इसमें आप क्रोमियम और लास्ट में कोबाल्ट निकालिए तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स.
चलिए हुआ। हो गया। इसमें एफ का ऑक्सीडेशन बताइए कितना है, इनसे पूछते हैं। करिए बोलिए, आप बताइए कितना है। +3, कॉन्फिडेंट बिल्कुल, इज राइट। देखिए सुनिएगा, आप एफ का एक्स एज्यूम कर लीजिए। किसी को पता है एडीटी का खुद ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -4। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, आप देखो सिर्फ -4 चार्ज है, आपको रटा भी होना चाहिए बिल्कुल। -4, सबका सम कितना है? ये वाला चार्ज सॉल्व करने से कितना आता है? +3। देखो इसमें एफ का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। देखिए जिसका डिफर कर रहा है बताए, एडीटी का होता ही -1 -4 है। यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? +3, गुड, क्योंकि अमोनिया का 0 होता है और सीएल का कितना होता है? -1, वेरी गुड, टोटल इज व्हाट है? 0। शाबाश, +3। बताओ इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी +3 आएगा। एक मिनट बॉयज, पहले ना समझ लेते हैं। आपने कोबाल्ट को एक्स लिया, क्लोरीन का -1, किसी को पता है ईएन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। ईएन पे चार्ज होता कहाँ है? सबका सम ये वाला चार्ज है, तो सॉल्व करने से कितना आ रहा है नेचुरली? +3। इज इट क्लियर टू यू? +3 नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, बताइए किसका क्वेश्चन है? चलिए बच्चे एग्री हो गए, सब सेटिस्फाइड? अभी थर्मोला डाउट भी ले लेंगे, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। ये फिनिश है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए इसके बिना आगे चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें तो कमांड होनी चाहिए हमारी, ये सब कोशिश करने से आएगा। चलिए इसको हटाते हैं। अच्छा मान लीजिए कॉम्प्लेक्स हमारे पास ही है। देखो बॉयज साहब जरा कोशिश करना, देखो मन से एफर्ट्स करना, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकालेंगे? ट्राई करिए सब लोग, जल्दी से कीजिए फटाफट। इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, बातें नहीं। हाँ कितना है? +2, गुड, क्योंकि अमोनिया कितना होता है? 0, और सल्फेट का -2 होता है। वह इतनी देनी लगनी चाहिए। नो डाउट इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नेक्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ, देखिए देखिए, नंबर ऑफ, बताइए कोई स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइट्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो जनरली क्या होता है इसके बारे में ना, एक मिसकंसेप्शन क्या होता है, जैसे किसी बच्चे से आपने पूछा इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर इसका 6 ही है, वो नंबर ऑफ लाइगेंड्स गिन लेते हैं। कितने लाइगेंड है वो गिन लेते हैं, भाई 6 है तो 6 आंसर कह दिए।
बट ये बात गलत है। नंबर ऑफ लाइगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, नंबर ऑफ डोनर साइट्स कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे मान लीजिए, अब मैं अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेंज करके ये लिख दूं कि बताओ जी इसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगर हमने आपके लिए मेथड को लगाया तो हमारा तो आंसर 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ लाइगेंड्स तो 3 है, बट गलत। नंबर ऑफ लाइगेंड्स गिनना ही नहीं है, आपको क्या गिननी है, नंबर ऑफ डोनर साइट्स। अब एक मिनट रुकेगा, डोनर साइट कहने भी गड़बड़ हो जाएगी, सिग्मा डोनर साइट, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ लाइगेंड ऐसे होते हैं जो पाई के थ्रू अपनी बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं देखा जाएगा, हम सिग्मा वाली साइड गिनेंगे। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा वर्ड को ड्रॉप कर दूं तब भी मीनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशल नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइट्स होनी चाहिए, जो सिग्मा बॉन्ड बना रही हो, जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रही हो। देखो मैं इसको रियलाइज करवा दूंगा भाई, इसकी केमिस्ट्री आएगी, इसको फील करवा देंगे कि सिग्मा डोनर साइड ही क्यों होनी चाहिए। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। बोलो सेटिस्फाइड है? जैसे नो डाउट यहाँ पता क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। यहाँ पे एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मैटर ऑफ चांस ये भी 6 ही है, नोट कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइड्स देखनी होती है। और कोई नंबर ऑफ लाइगेंड्स तो बिल्कुल ना करे, जो लाइगेंड्स गिनेगा वो फंस जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइड्स। सब सेटिस्फाइड है होपफुली, क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइड्स, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी फिनिश हुआ हमारा कि नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइड्स गिननी होती है। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पॉइंट भी हमारा पूरा हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर भी कंप्लीट हो गया, शुरू के बेसिक्स तो हमारे फिनिश नहीं। ओके, सारे बेसिक हमारे कंप्लीट ही हैं। डन, इसको रब कर रहा हूं मैं अपना। देखो स्टार्टिंग की जो हमारी इनिशियल स्टेज है वो तो कंप्लीटेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, उसको बोलते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। नोट करिए टॉपिक नेम, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आप देखिएगा आईयूपीएससी नामकरण से एक क्वेश्चन नीट में हर साल आता है, ये बिल्कुल फिक्स है, और बिल्कुल एग्जैक्टली बोर्ड्स वाला आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है। जो बोर्ड का फंडा है वही फॉलो करना है बस हम। देखो मैं आपको कुछ पहले रूल समझा देता हूँ कैसे आईयूपीएससी नेमिंग की जाती है। देखो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता हो आप किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग करें, पता पहला रूल क्या होता है, नाम पहले हमेशा किसका आता है, पॉजिटिव पार्ट का, कैटायन का, बाद में किसका आता है, एनायन। देखो उसको लिखना नहीं पड़ेगा, आपसे अपने अपने एकेडमिक के नोट्स पढ़ने उस पर लिखा मिल जाएगा। जो नेमिंग होती है हमेशा पॉजिटिव पार्ट की पहले होती है और नेगेटिव पार्ट की बाद में। नेमिंग ऑफ पॉजिटिव पार्ट इज डन फर्स्ट एंड नेगेटिव पार्ट लेटर, एंड नेगेटिव पार्ट लेटर, ये कंफर्म है बिल्कुल। नाम हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट का आएगा, बाद में नेगेटिव पार्ट का आएगा, बॉयज बात मत करो, यहाँ ध्यान दो। दूसरी बात, देखिए ऐसे इस कंपाउंड में दो पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है इसका नाम पहले और नेगेटिव पार्ट का बाद में। ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, जटिल आयन है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम भी है और यहाँ पे लाइगेंड भी है। किसी को पता नाम पहले किसका आता है, लाइगेंड्स का। लाइगेंड्स, लाइगेंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन सेंट्रल मेटल एटम। लाइगेंड्स डोनर होते हैं ना, जो डोनेट करने वाला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देयर इज नो डाउट यार, इसका नाम पहले आएगा। देखो ध्यान दो सब लोग, जब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाएंगे ना, फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग कर रहे हैं, इसको फील करना है देखो। आप खुद सोच के देखो ना, सेंट्रल मेटल एटम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट डोनर है। डोनर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। आई शुड से नेमिंग ऑफ लाइगेंड इज डन फर्स्ट, नेमिंग ऑफ लाइगेंड इज डन फर्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम लेटर, सेंट्रल मेटल एटम लेटर, ये बिल्कुल फिक्स है कि नाम पहले लाइगेंड का आएगा, सेंट्रल मेटल एटम तो बाद में आती है। बोलो सब सेटिस्फाइड है? उम्मीद है क्लियर हो गया, कितनी कॉमन सी बात है। तीसरा पॉइंट, अब जैसे लाइगेंड 6 टाइम आ गया, 6 बार, तो क्या इसका नाम 6 बार लिखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना चाहिए, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे प्रीफिक्सेस लगाने चाहिए।
इन्हें इसका नाम 6 बार लिखना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। अगर लैगेंड रिपीट हुआ, इफ लैगेंड्स रिपीटेड, अगर लैगेंड का रिपीटिशन है, प्रीफिक्सेस, कैसे प्रीफिक्सेस लगाते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, एटसेट्रा। देखो ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ते हैं, आर यूज्ड। बोलो सबको आया समझ? देखो यहां तक तो बहुत मुश्किल काम ही नहीं। कोई भी दिमाग से सोचे तो तीनों चीजों का आंसर अपने आप बनता है। एक बात आपको बता दूं, वैसे तो मतलब आईयूपीएसी ने लेटेस्ट चेंज किया है। जब यहाँ लाइगेंड बहुत सारे होते हैं ना, आपको पता हो, अगर बहुत सारे लाइगेंड्स हैं, अलग अलग लाइगेंड्स हैं, तो उनको लिखना पड़ता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल। वैसे लेटेस्ट चेंज हुआ है, अब तो लाइगेंड लिखे ही जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बट फिर भी आप कॉम्पिटिशन देना ध्यान रखिएगा, इफ डिफरेंट लाइगेंड्स आर प्रेजेंट, अगर अलग अलग लाइगेंड्स प्रेजेंट हुए ना, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आप उनको अरेंज करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो ये बहुत जरूरी रहेगा, अगर अलग अलग लाइगेंड प्रेजेंट हुए तो आप उनको लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बताओ, शुरू की 4 बात क्लियर हो गई? बड़े कॉमन से फंडामेंटल, और बिल्कुल ये 12th है। आपने 12th के नोट्स उठाओ, वही सारी बातें रिपीट करनी, मेरे को नई बात शेयर ही नहीं करनी है इसके अंदर। बोलो क्लियर हो गया? अगर अलग अलग लाइगेंड्स हुए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। रिपीटिशन में डाई ट्राई टेट्रा लगाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड पहले है, सेंट्रल मेटल बाद में आएगी, और पहले पॉजिटिव पार्ट बाद में नेगेटिव पार्ट। तो शुरू के 4 रूल तो बड़े सिंपल है। ठीक है, किसी को शायद मुझे लगता है कॉपी करने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें टाइम ना वेस्ट करिए, सीधा आपने 12th के नोट्स उठाइए, वहां से रूल पढ़ लीजिए और क्वेश्चन लेकर आइए मेरे पास। इसको लिखेंगे बहुत टाइम खराब होगा, और इनसे को गेन नहीं होने वाला। तो चाहते हैं लाइक फिर नोट कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपी करना कॉपी। इफ लाइगेंड्स रिपीटेड, अगर लाइगेंड का रिपीटिशन हुआ, तो आपको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे प्रीफिक्सेस लगाने। जैसे ये लाइगेंड 6 बार आ गया, आपको 6 बार नाम था लिखेगा इसका, हेक्सा लगा देंगे इसके नाम के साथ। हेक्सा का मतलब 6 बार, आप जानते ही हैं। चलिए बच्चे, एग्री हो गए सब लोग? तो लैगेंड के रिपीटिशन में ऐसे करना होगा, ये रूलिंग है। अगर कोई डाउट तो नहीं, उम्मीद है, ठीक है ना? देखो फिफ्थ रूलिंग सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अटेंशन पे करिएगा। कभी कभी ना आपको ऐसे लैगेंड मिलेंगे, जैसे लैगेंड 2 बार आ गया, लेकिन सुनिएगा, आपको पता है इसका नाम क्या है? आईयूपीसी नेम। आईयूपीसी नेम की बात बोल रहा हूँ, वो था इथाइलिन डायमाइन कॉमन नेम। इसका आईयूपीसी नेम है इथेन 1,2 डायमाइन। क्या कहते हैं? इथेन 1,2 डायमाइन, ये इसका आईयूपीसी नेम है, या ध्यान दीजिएगा, इथेन 1,2 डायमाइन। सुनिएगा, और ये 2 बार आ गया, देखो 2 बार आ गया, इसके नाम में डाई आ रहा था, और ये 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया। ऐसे केस में सिंपल प्रीफिक्सेस नहीं लगाते, वहां लगाते हैं बिस ट्रिस, सुना होगा आप लोगों ने, फिर वहां पे बिस बोलना पड़ेगा। बिस यहाँ पे 2 का इंडिकेशन है, ये तब लगाना है जब किसी के नाम में डाई ट्राई टेट्रा बाय डिफॉल्ट आ रहा हो। बिस वहां पे 2 का इंडिकेशन है, ट्रिस 3 का इंडिकेशन है। बोलो आ रहा है समझ? ये तब लगाना है जब लैगेंड के अंदर पहले से ही डाई ट्राई प्रेजेंट है। बोलो, जैसे अभी एक लैगेंड आया था डीएमजी, बताओ डीएमजी की फुल फॉर्म क्या थी? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, और ये कहीं पे 3 बार आ गया, तो मैं ट्राई डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड नहीं बोल सकता, वहां बोलना पड़ेगा मेरे को ट्रिस, फिर ब्रैकेट में इसका नाम आ जाए। समझ रहे हैं? अगर किसी के नाम में डाई ट्राई टेट्रा पहले से आता हो, मान लीजिए ईडीटी है, कहीं पे 2 बार आ गया, अब ईडीटी की फुल फॉर्म बताओ पहले। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, अब इसके नाम में डाई भी आ रहा है, टेट्रा भी आ रहा है, और ये 2 बार आ गया, तो क्या बोलेंगे? बिस। आई बात सबको समझ? ये बिस ट्रिस वाला फंडा वहां लगता है जब लैगेंड के नाम में डाई ट्राई पहले से आ रहा हो, बाय डिफॉल्ट आ रहा हो, अपने आप ही आ रहा हो। आया सबको समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वही ना, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो 12th वाले रूल्स है, आप उन्हीं को फॉलो करो। एनसीईआरटी में जाके देखो, 8-10 पॉइंट है, वहां से पढ़ लो। मैं तो अभी सीधा एप्लीकेशन करा दूंगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा दूंगा। इसमें टाइम खराब करना, रूल्स लिखेंगे, आधा घंटा इसे वेस्ट हो जाए। अब एक मिनट रुकेगा, एक बात और आपके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता, कुछ लैगेंड ऐसे हैं, जैसे कि आपको बताया था मैंने, कुछ लैगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ लैगेंड कैसे होते हैं? न्यूट्रल। देखिए सुनिए, नेगेटिव में एक रूल है, जिस लैगेंड पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, उसका सफिक्स ओ होता है।
क्या होता है? ओ। जैसे एक लाइगेंड है Cn नेगेटिव, वैसे इसका नाम है साइनाइड। साइनाइड। अगर ये आईयूपीएसी में लिखना पड़े तो पता क्या बोलना पड़ेगा? साइनाइड प्लस ओ हमें बोलना पड़ेगा साइनाइडो। और यहां से ई भी हट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइनाइडो। जैसे इसका नाम सबको पता है क्लोराइड होता है। अब ये लाइगेंड बन गया तो क्या बोलना पड़ेगा? क्लोराइड हो, साइनाइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, ऑक्सीलेट हो। ऐसे पैटर्न बोलना पड़ता है। अच्छा, इसे क्लोरो भी कहते हैं। क्लोरो वाला सिस्टम पुराना हो गया, लेकिन कुछ बुक्स में भी चलता है। कुछ लोग भी इसको साइनो कह देते हैं। अब गलत नहीं कह रहे हैं, वो पुराना पैटर्न था, लेकिन लेटेस्ट ये साइनाइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, है ना, ऑक्सीलेट हो, ये सब आना चाहिए। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका सफिक्स है ईएम। क्या है सफिक्स? ईएम। जैसे मान लो कि लिगेंड है NO प्लस, तो पता है इसका नाम क्या है? नाइट्रोसोनियम। इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं जब नेमिंग करी जाती है। नाइट्रोसोनियम। बोलो। एक लिगेंड है हमारे पास, ये हाइड्राजीन से बनता है। इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। मैंने आपको लिखवाया था नाम ये पहले। इसको हाइड्राजीनियम कहते हैं, नेमिंग करते हैं। सफिक्स जीएम लगाना पड़ेगा। बोलो, आ गया समझ? हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसोनियम में लिखने का चांस दूंगा इनको। और जो न्यूट्रल है उनके लिए कोई सफिक्स नहीं है। देखिए कुछ ना हिस्टोरिकल नेम चलते हैं यार। देखो हिस्टोरिकल नेम जैसे कि वाटर है। वाटर को इस नेमिंग में क्या बोलते हैं? एक्वा। सीयू है, क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल। अमोनिया को क्या बोलते हैं? अमाइन। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। देखो A बोलना पड़ता है। अमाइन। एक लिगेंड होता है NO, नाइट्रोसिल। अगर ये एज ए न्यूट्रल काम कर रहा हो तो दैट शुड बी क्लियर। एक्वा, कार्बोनाइल, अमाइन, नाइट्रोसिल। आ रही है बात समझ? ये कुछ हिस्टोरिकल नेम चल रहे हैं, हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, एक और बात। दो रूल हो गए, कोई और तीन बातें और पेंडिंग है। अगर सेंट्रल मेटल एटम, सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट एक मिनट। अगर सेंट्रल मेटल एटम कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से बिलोंग कर रही है, जैसे इस टाइम Fe नेगेटिव पार्ट से बिलोंग कर रहा है, तो सफिक्स एट लगाते हैं। सुना सुना कभी आपने? फेरेट, जिंकेट, निकलेट, अर्जेंटेट, मर्क्यूरेट, कोबाल्टेट। अगर मेटल नेगेटिव पार्ट से बिलोंग कर रही है, मेटल नेगेटिव पार्ट से बिलोंग करे, और अगर मेटल आ रही है पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल पार्ट में, तो वहां पे कोई सफिक्स नहीं लगता। वहां पे कोई सफिक्स नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सी आ गया, AgNH3 Cl। अब आप ध्यान से देखें, सिल्वर स्टम्प पॉजिटिव पार्ट में है। अगर इसका नाम लिखेंगे सिंपल सिल्वर कह देंगे, सिंपल सिल्वर। कोई अर्जेंटेट कहने की जरूरत नहीं है। और लास्ट रूलिंग है, मेटल के नाम के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इन ब्रैकेट, इन रोमन न्यूमरल्स। जैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो फर्स्ट लगा देंगे, 2 के लिए सेकंड लगा देंगे, इस तरह चलेगा। नाम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इन रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट। बोलो, इज इट क्लियर? देखो कोई घबराए नहीं, कोई नहीं लिख पाया तो भी कोई इशू नहीं है। इसको लेकर टेंशन मत है। एनसीईआरटी उठाएगा ना, उसमें 8-10 पॉइंट लिखे, वहीं पे टिक कर ले। समझना मेन चीज है, मैं करके दिखाऊंगा ना, वो सबसे मेन है। बाकी आपने 12th एग्जाम दिया, आप देखना वहां पे रूल लिखे होंगे, आपके सर ने लिखवाए होंगे पहले से। मैं उन्हीं को तो यूज कर रहा हूँ, मेरे को नई बात बता ही नहीं रहा। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, देखो अपने आप फील आएगी क्या। थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी। कोई चाहता है कॉपी कर ले, मना नहीं कर रहा हूँ। को लगे काम की बात, खासकर ये चीज लिखनी लिख सकते हो, एज यू लाइक। बुक वगैरह किसी के पास प्रेजेंट है? एनसीईआरटी हो, कोई अदर बुक हो जिसमें कोऑर्डिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो? चलिए कोई बात। देखो इनके पास PYQs है, देखते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो करा देंगे भी आपको ना, कुछ अपने पास से मैं करवा दीजिए। कोऑर्डिनेशन से एक प्रॉब्लम मिल रही है हर बार ना। देखो नोमेनक्लेचर से हर साल ही प्रॉब्लम आता है। 2023 का क्वेश्चन था ही ऐसे, वैसे भी प्रॉब्लम मिल ही रही है। अच्छी बातें नहीं। देखो करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आपसे भी करवा के देखेंगे।
क्या कोई घबराने की बात नहीं है, अगर किसी ने पॉइंट नहीं लिखे ना तो भी कोई इशू नहीं है। मैं प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा, उसको रियलाइज हो जाएगा अपने यहाँ। सेटिस्फाइड है? उम्मीद है क्लियर है ये। इस सेक्शन को इस तरह का था, अगर लिख नहीं पाया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इसको रब करें। सभी नोट कर लिया उम्मीद है। दोनों स्टूडेंट्स को सब सेटिस्फाइड है? लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। एक देखो, सब अटेंशन पे करना देगा। फिर आपसे करा के देखेंगे, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, चार पांच फिर वैसे दूंगा। अब जैसे किसी ने बोला कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख कर दिखा, एक बड़ा ऑर्डनरी सा केस लेता है। चलो करते हैं शुरू। तो नाम पहले किसका आएगा? पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट सुनिएगा सब ध्यान से। तो इसका पॉजिटिव पार्ट कौन है? ये। इसको पोटेशियम कहते हैं। लिख लिया? देखिए, अब इसके बाद ना नाम आएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में लिगैंड भी है, मेटल भी, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन होता है? जब समझाया था। इसका नाम है साइनाइडो। वैसे तो इसका नाम साइनाइड है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सफिक्स ओ लगाना है। तो क्या कहेंगे? साइनाइडो। और कितनी बार आया ये? 6 टाइम। देखो मैं लिखता हूँ, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। आई बात सबको समझ? अब इसका नाम आएगा, सबको पता है ये नेगेटिव पार्ट में आ गई, तो बोलना पड़ेगा फेरेट। क्या कहना पड़ेगा? फेरेट। और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि यहाँ 2 आ रहा है, +2, तो आप 2 ऐसे लिख देंगे, रोमन न्यूमरल्स में। देखो इसका नाम ये आ गया। आई बात सबको समझ? पोटेशियम क्यों होगा, हेक्सासाइनाइडो क्यों होगा, फेरेट क्यों होगा? आप पूछ सकते हैं कोई डाउट? फेरेट इसलिए कहा क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव पार्ट में आ गई थी। जब वो नेगेटिव पार्ट में आती है तो सफिक्स एट लगता है, एट, एटीई। फैक्ट है, एटीई लगाना पड़ता है। वहां फेरेट कहने के पीछे रीजन यही है। जरा एक मिनट रुकेगा। अगर मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, चलो को ट्राई करेगा इसका नाम। बताओ बताओ, ऐसी करो ओरल। सोडियम नाम पहले पॉजिटिव पार्ट का आता। उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। क्या कहते हैं बाद में? जिंकेट। क्या कहते हैं? जिंकेट। ब्रैकेट में स्टेट कितनी आती? 2। बोलो सबको आया समझ? सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। सेटिस्फाइड है सब लोग? कितना कॉमन सा फंडामेंटल हो गया, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। नो इशू एट ऑल। पक्का क्लियर हो गया? तो कंफ्यूजन तो नहीं किसी पॉइंट पे? अब ऐसा मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सी आ जाता, चलो इसका नेम ट्राई करेंगे। एक मिनट, देखो इसका नेम ट्राई करते हैं, यहाँ पे 5 है। चलो नाम पहले किसका आता? पॉजिटिव पार्ट का। पॉजिटिव पार्ट ये पूरा है देखो, और ये नेगेटिव पार्ट है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, नाम पहले किसका आता है? लाइगेंड्स का। अब इसका आता है या इसका आता है? तो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होता है। आप बताओ इसको आईपीसी में क्या बोलते हैं? अब माइन, इसका नाम क्या है? ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो मैं नाम लिख के दिखाता हूँ, पेंटामाइन। पेंटामाइन, ब्रोमाइडो। हरी बात सबको समझ? अब मेटल का नाम कोबाल्ट। सिंपल कोबाल्ट कहते हैं, देखो कोबाल्ट। कोबाल्टेट ना कहते क्योंकि कोबाल्ट पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है, सबको समझ? कोबाल्ट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3। उसके बाद कार्बोनेट। क्या कहना होता है? कार्बोनेट, क्योंकि ये कार्बोनेट होता है तो बोल दिया कार्बोनेट। बताओ क्लियर हुआ? तो डाउट बताइए। सब सेटिस्फाइड? क्लियर हुआ बच्चों? कैसे नेमिंग करते हैं, फर्क आ रहा है समझ? भाई वहां पे कोबाल्ट कहना, यहाँ पे जिंकेट कहना, दोनों में डिफरेंस समझो क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स ऐसे आ गया। देखो इसका नाम मैं लिख कर दिखाता हूँ। इस तरह से है कॉम्प्लेक्स, अकेला पार्ट है कोई बात नहीं, पॉजिटिव पार्ट है, इसी का नाम पहले आएगा।
नाम पहले किसका आएगा? लाइगेंड्स का। इसका नाम क्या है? क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर इसका नाम आएगा, लेकिन ये दो बार आ गए। हाँ, पहले तो इसका नाम क्या है? इथेन 1,2 डायमाइन। दो बार आ गया तो क्या कहेंगे? फिस। इथेन 1,2 डायमाइन। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आ रहा है सबको समझ? उसके बाद क्या आएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 3। रो यूनिट्स में 3 लगाना पड़ेगा आपको। ये इसका आंसर है। बोलो, सब सेटिस्फाइड हो? देखिए, प्रैक्टिस करके आती है चीजें। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीजें अपने आप आ जाएंगी। आप नोट करना, प्लीज नोट कर लीजिए। सीधा उठाइए एनसीईआरटी, उसके 16 एग्जाम्पल करना शुरू करिए। पहले 16 एग्जाम्पल करिए, एक्सरसाइज करिए, देखिए आप नीट का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बट एक बार लगना तो पड़ेगा ना, इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से एक रिवर्स क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता होगा। उसमें क्या होता है हमारे पास ना, नेम सम स्ट्रक्चर, इसका रिवर्स क्वेश्चन ही बन सकता है। एनसीईआरटी के 16 एग्जांपल्स कर लेंगे ना, मोर देन सफिशिएंट होंगे। वही आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो सब सेटिस्फाइड है? उम्मीद है क्लियर हो गया। अब करूं इसको? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट थर्ड सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकंड पोटेशियम सॉरी पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है NiCO होल 4। देखो, इसकी नेमिंग कर सकते हैं आप, ट्राई करिए, कर सकता है कोई अगर करना चाहता है। इसकी नेमिंग लिख कर दिखाइए, बात मत करिए कोई भी स्टूडेंट। एक्चुअली ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट तो है ही नहीं, सीधा इसी का नाम पहले आएगा और इसमें लाइगेंड पहले आएगा। टेट्रा कार्बोनाइल, सही कह रहे हैं, टेट्रा कार्बोनाइल कहते हैं इसको आईपीसी में। आगे क्या आएगा बताओ? जस्ट निकल। कोई निकलेट नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेटल न्यूट्रल पार्ट से बिलोंग कर रही है। कितना है? 0। तो 0 लिख देंगे इस तरह से। आप बताओ, क्लियर हुआ सब? वेरी सिंपल, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रैक्टिस करनी होगी आपको। एनसीईआरटी बेस्ट ट्रिक, आप उठाइए, मैं कल भी आऊंगा, डाउट दूंगा इसके पहले आते ही। डायरेक्ट आते ही मुझसे क्वेश्चन पूछना। देखो, एक चीज और सुन लीजिएगा, नेमिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूं। जैसे कभी कभी ये लाइगेंड, और आपको पता ही, मैंने आपको भी कराया था, ये लाइगेंड कैसे हैं? एमबी टेंटेड। देखो, आपको कहीं मिल सकते हैं। इसकी नेमिंग के लिए कहते हैं नाइट्रो। क्या कहते हैं इसकी नेमिंग के लिए? नाइट्रो। इसको नाइट्रो कहते हैं, नाइट्रो। और इसके लिए बोलते हैं नाइट्राइटो। क्या कहते हैं इसको? नाइट्राइटो। देखो, इसको नाइट्राइटो कहा जाता है। एक नाइट्रो, एक नाइट्राइटो। अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट प्लीज। एक का नाम तो नाइट्रो और एक का नाम क्या है? नाइट्राइटो। देखो सुनो, अब एक लेटेस्ट चेंज हुआ है। देखो, लेटेस्ट चेंज क्या है?
आईपीसी करिए, अब दोनों में नाइट्राइटो बोल दे, नो प्रॉब्लम। इसको भी नाइट्राइटो कहो, इसको भी नाइट्राइटो कहो, लेकिन एक बात का फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ पे डोनर एटम कौन है? तो नाइट्राइटो एन कहना है। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? तो नाइट्राइटो ओ कहना है। तो आई बात समझ? एक नाइट्राइटो एन, एक नाइट्राइटो ओ। इज इट क्लियर? लेटेस्ट चेंज है? बोलो सेटिस्फाइड है? इसको भी इंक्लूड कर लें प्लीज सर। इसको नोट्स में लिखने की जरूरत पड़ेगी इस चीज की हमें। संभाल लेते हैं, आपको कुछ हद तक आईपीसी नेमिंग करनी आई है। ठीक है। पहले क्लियर हो गया आपको ये? चाहता हूँ एक सेकंड भी। देखो, वैसे एक किसी को आप करके देखो, आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हैं। सुबह करो, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स आ गया। देखो नोट कीजिएगा, इसकी ये क्वेश्चन 1998 में अपने आ भी चुका है। चलो उससे कोई मतलब नहीं, आप इसकी नेमिंग करके दिखाइए और एक एफर्ट्स करिए सब लोग। चलो इसकी नेमिंग ट्राई करिएगा सब लोग। कोशिश करिए, कीजिए कीजिए। ट्राई करिए अपने आप, डजेंट मैटर रॉन्ग हो जाए, चाहे आप करके देखिए बट। क्यों हो गया? नेम पहले पॉजिटिव पार्ट का, बाद में नेगेटिव पार्ट का। अब पॉजिटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम भी है, लाइगेंड भी है, तो लाइगेंड्स पहले, सेंट्रल मेटल एटम बाद में। लाइगेंड्स अलग अलग तरह के हैं, तो किस ऑर्डर में लिखेंगे आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ट्राई कीजिए अपने आप। और लाइगेंड्स अगर रिपीट हुआ तो को पता है, यहाँ पे डाई ट्राई इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए करें स्टार्ट। तो नाम पहले किसका आएगा? ट्रायामाइन, वेरी गुड। ट्रायामाइन, ए डबल एम, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ब्रोमाइडो, उसके बाद नाइट्रो, चाहे आप नाइट्राइटो एन कह सकते हैं, एज यू लाइक। नाइट्राइटो एन भी चलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो एक गड़बड़ हो गई हमारे से, एक गड़बड़ हो गई। पहले इसका नाम आया, फिर इसका आया, फिर इसका आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो नाइट्राइट एकदम नाइट्रो नहीं आना चाहिए, हमें कहना चाहिए ट्रायामाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, फिर आएगा नाइट्रो। इज इट क्लियर टू यू? अब मेटल आएगी, प्लेटिनम।
उसके इसका रीजन है कि ये पॉजिटिव पार्ट से बिलोंग कर रही है। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 4। सही बात है, 4। और लास्ट में क्या आएगा? क्लोराइड। बोलो, इज इट क्लियर? ऐसे लिखा जाएगा। कुछ भी कहना बताइए। ऐसा ऑप्शन भी होगा हमारे पास, उम्मीद है। ठीक है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। है हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस, को टेंशन वाली बात ही नहीं। तो प्रैक्टिस करने की बात है, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखो यहाँ से ना एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी, नोट कर लीजिए। 2 साल पहले ये प्रॉब्लम आई। तो याद है, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी। वहीं से उठा के इसको डिटो दिया गया। देखो, अब इसकी नेमिंग करनी होगी, पहले इसको नोट कर लो आप। घर जाके ना सिस्टमेटिकल सब लोग अपनी एनसीईआरटी उठाओ, पहले बेसिक चीजों से करो आप। बड़ी चीजें अपने आप आ जाएंगी। और एक बार चाहे आपने नोट्स 12th वाले, हिंदी मीडियम वाले जो भी थे, उनको रिवाइज कर लो। एक बार ब्रश अप कर लो। है नोट्स बने के रखे हैं? इनको फिर यूज करिए। जैसे तोहिद है ना, तोहिद है ना आपका? तोहिद अली खान। चलिए, बातें नहीं। देखो, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद ध्यान दीजिएगा। देखो, मैं थोड़ा समझा दूं इसके बारे में। इस कंपाउंड के दोनों पार्टी कॉम्प्लेक्स है। एक ही कंपाउंड है, ध्यान देना कि ये पूरा कंपाउंड इकट्ठा ही है। इसके दोनों पार्टी कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, दोनों का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो सब चीजें नहीं। पहले पॉजिटिव पार्ट, बाद में नेगेटिव पार्ट, सब रूल्स वही रहेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है इस कंपाउंड के अंदर, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से निकालेंगे आप? ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अब जरा ध्यान देना, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता कैसे निकालें, और दोनों का अलग अलग निकालना चाहिए। आपको पता है जनरली ज्यादातर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो आप क्या करिए, जानबूझ के यहाँ चार्ज +1 ले लीजिए, और पक्की बात है यहाँ पे चार्ज -1 होगा। अब आप जज करके देख सकते हैं। आप इतने से पार्ट में निकाल लो, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है, यहाँ +1 आता है। अब हम सही कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब देखो, मैं नाम लिख के दिखाता हूँ। नाम पहले पॉजिटिव पार्ट का आएगा, कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड पहले आएगा, डाई एक्वा। आ रहा है सबको समझ? सिल्वर, देखो इसके लिए हम सिल्वर कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। इतने की बात हो गई। अब इसका नाम आएगा डाई साइनाइडो। क्या कहेंगे आगे? अर्जेंटेट। क्या कहेंगे? अर्जेंटेट। ब्रैकेट में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1। बताओ, क्लियर हो गया? डाई एक्वा सिल्वर, ब्रैकेट में 1। डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, फिर 1। बताओ, सब सेटिस्फाइड? ऐसे लिखा जाएगा ना। ये कोई लेटेस्ट क्वेश्चन है? जाके देख लो, एनसीईआरटी में है, सच वहीं से उठा के दे दिया गया, बस एग्जांपल समझा रखा था, जिसको यही क्वेश्चन दे दिया। तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस कराता हूँ, ये भी एनसीईआरटी से ही है, मैटर ऑफ चांस। नोट कर लो पहले। सब सेटिस्फाइड है, उम्मीद है क्लियर हो गया। अब कर दें इसको। देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसकी नेमिंग करके दिखाना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। देखो, इसकी नेमिंग करनी है। चैलेंज है आपके लिए, अगर आप करना चाहते हैं करके देखिए। एनसीईआरटी से बिल्कुल एज सच बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है ये। किसी को पता है सब कॉमन नेम क्या है? फेरी फेरोसाइनाइट। किस कलर का होता है ये? हर्शन ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। आप मुझे इसका नेम लिख कर दिखाइए। ठीक है, तो ही इसकी नेमिंग ट्राई करो, छोड़ो इसको, ध्यान हो यहाँ पे। कोशिश करो इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी।
हो गया? हाँ जी, हुआ। देखो मैं सिखाता हूँ, चलिए मैं ट्राई करता हूँ। नाम पहले किसका आएगा? पॉजिटिव पार्ट, नेचुरली इसका नाम आएगा, क्या कहेंगे? फेरिक नहीं कह सकते, आयरन थर्ड। देखो रुक जाइए सब लोग, प्लीज रुक जाइए। ये तो कॉम्प्लेक्स है ना आपके सामने, इसकी रियल पिक्चर ये है। देखो ध्यान दीजिए, इसके रियल पिक्चर ये है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये है देखो असली पिक्चर। ये ऐसे बना है कॉम्प्लेक्स। अगर आप क्रिस क्रॉस लगा दें, 4 यहाँ ले आए, 3 ले आए, आपके सामने ये बन जाएगा। अब देखो ये सब बातें क्यों बताई जा रही हैं आपको? जिससे कि आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिले कि जो ये आयरन दिख रहा है ना, ये 3+ वाला आयरन है। फेरिक नहीं लिखते, अलाउड ही नहीं होता, यहाँ बोलते हैं आयरन थर्ड। देखो कितनी अजीब बात लगेगी आपको, इस आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ रहा है। पता है क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर, +2 +3। उसको समझाने के लिए आयरन थर्ड कहना पड़ रहा है, जिससे कि किसी को बनाने में प्रॉब्लम ना आए। अब रुक जाइए, आयरन थर्ड, अब नाम इसका आएगा हेक्सा साइनाइडो, क्या कहेंगे? फेरेट। फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2। आया सब बच्चों को समझ? तो कितना इंटरेस्टिंग केस है। इस बार एज सच आपको मिल जाएगा, और एनसीईआरटी से सिलेक्शन कराएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब सेटिस्फाइड है तो नेमिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, डाउट लेकर आओ एज मच एज यू कैन। और देखो आपको एक चीज और सिखाते हैं नेमिंग करने में ना, अभी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, रिलैक्स। अभी क्लियर हो गया सबको, उम्मीद है। देखो एक ट्रेंड आपको और क्लियर करते हैं, ये भी हो सकता है कंपटीशन के अंदर आए। और बैठो आपने जेई एस्पिरेंट, जिसको जेई मेंस देना हो, वहां का ये पैटर्न है, आपको मिल सकता है नीट में इस बार। आएंगे अगले स्टेप पे। देखो बच्चों, वो लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको ड्रॉप कर रहा हूं मैं, सबने कॉपी कर लिया इधर। देखो वो क्या कर सकते हैं, आपको ना इस तरह से केस देंगे, कॉपर सल्फेट और अमोनिया को मिलाया गया, एक यहाँ पे डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स, इसकी नेमिंग बताओ। देखो सरप्राइज, अब रुकेगा, आपको जानबूझ के फॉर्मूला नहीं दिया गया। देखो फॉर्मूला नहीं दे रहे आपको, ये फॉर्मूला आपको खुद सोचना होगा। ये होता है जेई मेंस में, आप पहले खुद फॉर्मूला बनाइए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। क्या तो नीडर इस बार ऐसा मिल रहा है? अब किसी को पता वो कॉम्प्लेक्स कौन है, इसका फॉर्मूला किसी को आता है? हाँ, CuNH3 होल 4 SO4। देखो बच्चों बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, आपको मैंने पहले भी कराया था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद है ये ब्लू से क्या हो गया था? डीप ब्लू। देखो जान के रिपीट करते से बातें याद रहे, यही होता है कंपटीशन के अंदर। तभी तो कहता हूँ रिवीजन करना शुरू करो, कुछ बातें तो बार बार रीडिंग करने से आएंगी, तो ये इसको अच्छे से रट डालो। आप बताओ इसका नाम लिख कर दिखाओ, लिखो नाम इसका फटाफट, जल्दी इसका नाम लिखो। वॉइस साइड बता दें, ऐसी बता दीजिए, हमजा इसका नाम बताइए। टेट्रा अमाइन, अमाइन, उसके बाद कॉपर, ब्रैकेट में स्टेट 2 सल्फेट। इज इट क्लियर? अमाइन की स्पेलिंग A MM, ध्यान रखिएगा, बस खत्म हो गया पॉइंट। तो एक ट्रेंड ये भी, ये सब बुक से, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करने का पता लगेगा कि कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो अभी इनके पास 15 से लेके 21, ये 5 6 क्वेश्चन है, सारे कर डालिए। देखिए मत छोड़िए, यही बैठे कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब करें। एक चीज मुझे और शेयर करनी है, कितनी बार नेम से स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेम से स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको एक नेम दे रहा हूं कि चैलेंज है आपके लिए, ये एनसीईआरटी में डिस्कस है क्लास 12। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना, नोट कीजिए। देखिए अब सब लोग हेक्सामाइन, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा वन बाय वन। कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, मैं आ रहा हूं आपकी सीट पे। अब इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर बनाइए और मेरे को चेक करवाइए। चलिए स्टार्ट करिए, बात नहीं करनी किसी को भी।
हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। बताइए इसका स्ट्रक्चर फटाफट। इस पर नेम दे रहे हैं, स्ट्रक्चर पूछा, सर ट्राई करिए। देखो लिखो जल्दी से। हेक्सामाइन, ये डबल एम है बेसिकली। कोशिश करिए, हेक्सा का मीनिंग हम जानते हैं, हम माइन क्यों बोलते हैं, ये सब बातें पता है हमें। बोलिए, मत देखिए, और कोई गर्ल्स कोई चीटिंग नहीं की साथ में बैठे हैं, आप देख लें। करिए, ईमानदारी से करिए, अगर नहीं करा तो दिखाओ, हुआ किसी से? दिखाई मैं आपको चेक कर लूंगी। दिखाई दे। ठीक है, इसमें ना स्टेट सही नहीं है, बी रॉन्ग। आपसे भी गलती है, स्टेट नहीं सही है। स्टेट आपसे रॉन्ग हुआ। स्टेट से देखिए, मैंने कहा इनसे आईडी नहीं चैलेंज है, ये सबसे गलत होगा। आप दिखाइए। नो नो नो, यही तो इशू है इसमें, बात नहीं करनी। प्लीज ट्राई करिए, दोबारा कोशिश करिए ना। गलती पता लग रही है, स्टेट डिफर कर गई तो भी प्लीज बोलो मत, दीवारों के भी कान होते हैं, लोग सुन लेंगे। इसका हमजा कल्चर कैसे फोन को बोलते हैं, ऐसे फ्री सल्फेट नहीं है। देखिए, स्टेट तो गलत आई नहीं है, हमारे दुआस गर्ल्स से पीछे रह जाते हैं। तोहिद भाई नहीं है, डॉक्टर तोहिद, विजय कॉलोनी वाले नहीं, राहत क्यों नहीं है? राहत कोई बात नहीं, राहत दे देंगे आज पेशेंट्स को। अरे भाई आजाद भी देंगे राहत की, राहत नहीं देंगे। आप राहत नहीं तो रखना गलत दिक्कत हो जाती है, और एक ठीक है यार, सुनिएगा। देखो देखो ये, देखो काफी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट यही कर रहे थे। अमोनिया को 6 बार लिखा, और उन्होंने कहा कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट लिख दिया, और यहाँ पे एसओ4 लिख दिया। अब सुनिएगा, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग था, वो स्टेट की वजह से। यहाँ से कोबाल्ट की स्टेट +2 आती है, यहाँ से कोबाल्ट की स्टेट +2 आती है, +3 तो आती ही ना। देखो ऐसे करते ही इन क्वेश्चन को। देखो ना, ध्यान दो सब लोग। इन्हें करने की अप्रोच क्या होती है, आप सिर्फ ना ये वाला पार्ट बनाइए, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये पार्ट ड्रॉ करिए भैया। देखो मैं करके दिखाता हूँ। हेक्सामाइन, अमोनिया 6 बार है, दैट इज डन। कोबाल्ट, और यहाँ पे जानबूझ के ना 3+ चार्ज ले लीजिए, ये आप खुद ले सोचिए, तभी तो +3 स्टेट आएगी। ये हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड का स्ट्रक्चर है, सिर्फ हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड का स्ट्रक्चर। सल्फेट इसको बोलते हैं, SO4 2 नेगेटिव। अब आप क्या कर देंगे, क्रिस क्रॉस मेथड। अब लगाइए क्रिस क्रॉस, उसका चार्ज वहां लेंगे, उसका चार्ज वहां लेंगे, और पता आंसर क्या आएगा, CO NH3 होल 6 होल ट्वाइस, SO4 होल थ्राइस। देखो ये इसका आंसर होगा। बोलो सेटिस्फाइड है सब लोग, ये इसका राइट आंसर। अब देखिए, सब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कीजिए, लेकर आइए इनके डाउट्स। तो आईयूपीएससी नेमिंग करने में आ गई है, उम्मीद है काफी सारा हमने से प्रैक्टिस कर भी ली, सीख गए हम लोग। ठीक है, वाइस मत बोलो बिल्कुल भी। देखो एक बच्चे ने डाउट मुझसे पूछा था, रोहित सिखा दे इनको ना, हटा दूं इसको अब मैं? करिए करिए, आप भी जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे पार्ट से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार बनाने की कोशिश करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी करूंगा तो पार्ट्स में करके फिर क्रिस क्रॉस करके सेट कर दूंगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये बेस्ट अप्रोच होती है, और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको ऐसा सच मिल रहा है। अब करें इसको। देखो एक डाउट मुझसे पूछा था एक स्टूडेंट ने, इसका नेम बताइए। एक स्टूडेंट का डाउट था कि इसका आईयूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। ये हमने कॉम्प्लेक्स सीखा था लास्ट क्लास में, Mn2CO होल 10। देखो ना, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चे, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब न्यूट्रल है तो कोई बात नहीं, नाम पहले किसका आएगा, लाइगेंड का। क्या बोलते हैं इस लाइगेंड को, कार्बोनाइल। लेकिन ये 10 बार आ गया, 10 टाइम, क्या बोलेंगे, डेका कार्बोनाइल। डेका कार्बोनाइल, इज इट क्लियर, डेका कार्बोनाइल। डाई मैंगनीज, क्या कहेंगे, डाई मैंगनीज। बोलो इज इट क्लियर, ब्रैकेट में स्टेट कितनी है, 0। बोलो इज इट क्लियर, कोई रूल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनकी प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन लेके आ सकते हैं लाइए, और अगर ज्यादा ना पढ़ पाए ना तो एटलीस्ट एनसीईआरटी कर लीजिए। आज के जितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको एनसीईआरटी से कराए, तो देखा आप बहुत सारे क्वेश्चन में फंस भी गए थे, तो एनसीईआरटी करना मोर देन सफिशिएंट।
ये कि बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रॉब्लम लेकर आओ, देखेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर दिया मैंने, फिनिश। अब देखिए आईयूपीसी नेमिंग के बाद अगला हेडिंग होता है, उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म, नोट करिएगा। अब हमें आइसोमेरिज्म पढ़नी है, इसको समाव्यवस्था कहते हैं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अब, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। अब देखो इसको फील करना है सब लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म किस तरह से होती है, ये स्टडी करना है हमें। से बातें नहीं, पहले करें स्टार्ट। देखिए सबको पता है आइसोमेरिज्म में क्या होता है। क्या होता है, कंपाउंड्स के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज अलग अलग, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और ये पूरा फिनोमिना क्या होता है, आइसोमेरिज्म। समावेता सब जानते हैं। दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, एक का नाम होता है स्ट्रक्चरल, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक। और एक का नाम होता है स्टीरियो, जिसको हिंदी में त्रिविम कहते हैं, त्रिविम। यहाँ पे 3D का डिफरेंस होता है, क्लियर हो रहा है। दो तरह की होती है आइसोमेरिज्म, एक होती है स्ट्रक्चरल, एक का नाम होता है स्टीरियो। एक में स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, एक में 3D का डिफरेंस होता है। जो ये वाली आइसोमेरिज्म है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ, क्या कहना चाहिए मुझे, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स, इसे कहते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ 3D, डिफरेंस ऑफ 3D। बोलो इज इट क्लियर? दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, बोलो आगे। अब सुनिए, स्ट्रक्चरल के 4 टाइप होते हैं। स्ट्रक्चर 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, आयोनाइजेशन, क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। एक को कहते हैं हाइड्रेट और सोलवेट, क्या कहते हैं, हाइड्रेट और सोलवेट। एक को कहते हैं लिंकेज, और एक का नाम होता है कोऑर्डिनेशन। इसके 4 टाइप होते हैं। और स्टीरियो के 2 टाइप होते हैं। स्टीरियो दो तरह से होती है, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल, एक प्रकाशीय और एक ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल। अब देखो ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे, टोटल 6 टाइप्स हैं ये, 4 इनके हैं, 2 उनके हैं। इनको अच्छे से पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आ ही रहा है, इसके बिना भी सिलेक्शन नहीं होता, इसको ढंग से करने की जरूरत। तो एक बार आप भी ऐसे नोट करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वहां पूरा एक चैप्टर आएगा आइसोमेरिज्म का, अच्छे से वहां पर डिफाइन कर देंगे। तो टाइम सेव कर रहा हूँ, देखो जो मेन बात है उसको समझा जाए, ये सबसे मेन चीज है हमारी। तो स्ट्रक्चरल वेल नोन है, 4 तरह से होती है, और स्टीरो के 2 टाइप होते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग।
मेरे बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है, नोट करिए पहला केस है इसमें। देखिए पहला केस नोट कीजिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहला हेडिंग में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। 10 मिनट आता है। देखिए आर्टिकल इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं आयनन समायोजता या आयनिक कहते हैं, उनकी एक ही बात है। बच्चे बातें नहीं, तो शो करने जा रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में। इट इज आइसोमेरिज्म, it is a isomerism which is due to it is a isomerism which is due to difference of ions, which is due to difference of ions। क्या मतलब हुआ इसका? जो आयनों के अंतर के कारण होती है, डिफरेंस ऑफ आयंस। इसमें आयंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा, देखिए देखो इसका एग्जांपल देते हैं आपको कि कैसे आयंस के डिफरेंस से ये वाली आइसोमेरिज्म होती है। चलिए जरा गर्ल्स यहाँ पे ध्यान दो। देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 5 BrSO4। ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक कॉम्प्लेक्स ही है हमारे पास, सुनिए, एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास ही है, और एक और कॉम्प्लेक्स है जो कि इसका आइसोमर है वो इस तरह से। देखो उसका आइसोमर इस तरह से। बोलो आ रहा है सबको समझ? अब एक मिनट रुक के दोनों को ना कंपेयर करिएगा, दोनों में तुलना कीजिए। देखो आपको एक डिफरेंस फील होगा। इसका ये आयन क्या इससे मैच करता है, और ये आयन इससे मैच करता है? नहीं, देखो आयंस अलग अलग है। आयन नहीं, आयंस। दोनों आयंस में अंतर हो, दोनों आयनों में इसे कहते हैं, तो होती है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। इस टाइम ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर। इज इट क्लियर? ऐसे में और केस बना सकता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स इस तरह से है, CuNH3 होल 4 Cl Br और यहाँ पे आई लगा हुआ है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, CuNH3 होल 4 Br को अंदर ले लिया हमने, Cl बाहर ले लिया, कोई बात नहीं। फिर दोनों में कंपेरिजन करिए, फिर तुलना करिए। इसका कैटायन पार्ट इससे कैटायन पार्ट से कंपेयर करिए, एनायन आयन से करिए। फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, आयंस में डिफरेंस आ रहा है, फिर आयनों में अंतर आ रहा है। तो पक्की बात है ये कौन है, आयनाइजेशन आइसोमर से। तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की शर्त है, ये आयनों के अंतर की वजह से होती है। बोलो मत, आयनों के अंतर की वजह से। इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ आयंस। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार इसको जरा। इसमें और भी केमिस्ट्री बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ आयंस, ये आयंस के डिफरेंस की वजह से होती है। सबसे मेन बात इसकी यही है, इसमें आयंस का अंतर मिलेगा आपको। बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ आयंस बस कह देंगे हम लोग, आयंस के डिफरेंस की वजह से होती है। आई थिंक क्लियर स्टूडेंट्स, डन है बिल्कुल। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखो जरा ध्यान दीजिएगा। किसी ने ऐसे ही पूछा, कोई ऐसा एविडेंस दो जिससे ये पता लगे ये आयनाइजेशन आइसोमर है। अब देखो मैं आपको इसका एविडेंस दूंगा, तो देखो सब ध्यान देना। देखो एक सबूत, अच्छे बातें नहीं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जानबूझ के ना पर्टिकुलरली इस वाले केस में एक कंपाउंड मिलाऊंगा, बेरियम क्लोराइड। आपने कभी सुना है लैब में बेरियम क्लोराइड का क्या यूज होता है? सल्फेट का टेस्ट करना, ऐसे कहना पड़ेगा आपको, सल्फेट का टेस्ट करना।
कभी भी सल्फेट का परीक्षण करना हो ये काम आता है। देखो ये क्या करेगा, जैसे से मिलाएंगे ना इससे व्हाइट पीपीटी बनेगा, सफेद रंग का अवक्षेप इसमें नहीं बनेगा। देखो इसमें नहीं बनेगा, इसमें को व्हाइट पीपीटी नहीं आ रहा। देखो इससे ये पता लगता है कि इनके ये वाले आयन क्या है, अलग अलग है। गुड, ये आयन पक्की बात है अलग अलग है। और जब ये आयन अलग है तो अंदर वाला पार्ट भी अलग है, क्योंकि ये आइसोमर्स है। समझने की कोशिश करिए, आइसोमर्स है ना, आइसोमर्स का सेम मोलेकुलर फॉर्मूला होता है। जब इनके काउंटर आयन अलग अलग हैं तो इनके कॉम्प्लेक्स आयन भी अलग अलग होंगे। आ रही बात सबको समझ? ये इस बात का सबूत है कि बेरियम क्लोराइड से उसका व्हाइट पीपीडी बन रहा है, उसका तो नहीं बन रहा ना। इसका मतलब ये हुआ साफ साफ इनके काउंटर आयन अलग अलग हैं, और जब काउंटर आयन अलग अलग हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन भी अलग अलग होंगे। फिनिश्ड, कॉमन सी बात। अभी और सुनिए, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए। अब एक काम और करते हैं, इसके अंदर मिलाते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसके अंदर ही मिला देते हैं सिल्वर नाइट्रेट। आपने कभी सुना सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया होता है? ये हेलाइड का टेस्ट करता है, हेलोजन का टेस्ट। यहां बनेगा एजीबीआर, और एजीबीआर क्या है, येलो पीपीटी, पीले रंग का अवक्षेप होता है। इस केस में कोई पीपीटी नहीं आ रहा, नो येलो पीपीटी। फिर वही बात आ गई, उसने पीपीटी बनाया, इससे तो नहीं बनाया ना, दोनों की काउंटर आयन अलग अलग है। और जब काउंटर आयन डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स आयन भी डिफरेंट है, इट मींस दे आर 100% आयनाइजेशन आइसोमर्स। बोलो, इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह से क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। देखो जैसा ये है, देखो आप, इसमें आयोडाइड बाहर है, इसमें क्लोराइड बाहर है। इसका बनेगा एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी, इससे बनेगा एजीआई का पेल येलो पीपीटी। ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री है, देखो उसकी पूरी फाउंडेशन बन जाती है यहाँ से। नोट कर लीजिए इसको, आप करना चाहते हैं। और ये रिएजेंट याद करिए, बेरियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। कर जाएगा ना क्वेश्चंस करना, तो ही बुक है कोई क्वेश्चन करने के लिए, वो जो आप एक कजन वाला मैटर है उसको यूज करो ना। अच्छा नहीं, उसको यूज भी करता है। कहाँ है वो, सारा मटेरियल लेकर आया हो। तो कहाँ है आजकल आपके भाई, भाई साहब जो भी कार पढ़ते हैं? अम्बाला रोड पे है नहीं सर? अच्छा, उसमें सब पढ़ रहे हैं। तो आपका भी मन कर रहा है कि मैं पूछूं, चाहते हो आदमी? क्या नाम है उनका, उसका उनका? सब एग्री? तो उस केस में व्हाइट पीपीटी बनता है, उस केस में नहीं बन रहा। इससे काउंटर आयन का डिफरेंस पता लग जाता है। अब जब काउंटर आयन डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स आयन भी डिफरेंट होंगे। 100% आयनाइजेशन आइसोमर्स। देखो आपको एक बात और सिखाते हैं, जरा ध्यान देना सब लोग। देखो बच्चों, मेरा सब गर्ल्स अटेंशन पे करें। आप मुझे बता सकते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2। और यहाँ पे कितना है? -2। इसमें कितना चार्ज है? और यहाँ पे कितना? देखो ध्यान दो, मैं दोनों की ना कंडक्टेंस मेजर करता हूँ। कंडक्टेंस, चालकता इसे कहते हैं। कंडक्टेंस कैसी आएगी, सेम आएगी डिफरेंट आएगी? पक्की बात है, डिफरेंट आएगी। उसके चार्जेस क्या है? +2 -2। इसके चार्जेस क्या है? +1 -1। दोनों पे आवेशों में अंतर है, चार्जेस में अंतर है। जब चार्जेस में अंतर होगा तो पक्की बात कंडक्टेंस भी अलग अलग आएगी। दोनों की चालकताओं में अंतर आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल श्योर है। एक बात देखो और सुनो जो बहुत काम की है। कोई यहां से ना चैप्टर सॉल्यूशंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी न्यूमेरिकल बना सकता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में याद है आपको इस तरह के फॉर्मूले होते थे, डेल्टा टी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। इसका नाम क्या था आई का? वेंटो फैक्टर। वो क्या करेगा, एक कंपाउंड देगा आपको, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड दे दिया और आपसे कहेगा कि इसका ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको दे देगा, कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, मोलारिटी प्रोवाइड कर देगा, के भी दे देगा। आपको वहां से ना खुद वेंटो फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका वेंटो फैक्टर 2 आ गया, इससे क्या पता लगा, ये 2 आयंस पे टूट रहा है। फिर ये भी कह देगा कि इसके अंदर बेरियम क्लोराइड मिलाया था और बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना। इससे क्या पता लगा, सल्फेट बाहर है। इस तरह से ना आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ये सारे क्वेश्चन चीजों से, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई प्रैक्टिस की जरूरत है, आप घर प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको अपने आप रियलाइज होगा। नोट कर लो, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखो अब इस क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे आज के लिए, बाकी हम फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं और डिटेल